अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स के बारे में इंट्रो करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अक्सर जो है ना स्टूडेंट से पूछती होती हूँ कि एंशिएंट पीपल जो थे, जब वो इस यूनिवर्स में आए, उन्होंने इस यूनिवर्स को देख के, इधर के ऑब्जेक्ट्स को देख के उन्होंने क्या फ़ील किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं दे वुड बी टेरिफाइंग, कि वो डरे हुए होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं दे वुड बी हैप्पी, कि वो खुश होंगे। लेकिन इंसान, मेरे ख्याल के मुतालिक, इंसान खुश या डरा हुआ तब होता है जब उसको उस चीज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, आप उसे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। जब आप एक लाइन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो क्या आप उससे डरेंगे या आप उसे देखकर खुश होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, और ना ही आप उससे डरेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो लाइन जो है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। जो भी कुछ भी आपको जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसके बारे में ना तो डरेंगे और ना ही आप खुश होंगे, बल्कि आप में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तजस्सुस पैदा होगा। इसी तरह एंशिएंट पीपल जो थे, कदीम ज़माने के जो लोग थे, उनमें ना तो डर था ना ही खुशी थी, बल्कि उनमें क्यूरियोसिटी थी। जब वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों या यूनिवर्स को देखते थे तो उनमें क्यूरियोसिटी पैदा होती थी, और यही क्यूरियोसिटी उनमें इतनी थी कि उन्होंने जल्द से जल्द यूनिवर्स में हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्कवर हुई, और उसको हम कहते हैं नेचुरल फ़िलॉसफी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फ़िलॉसफी। अब नेचुरल फ़िलॉसफी की जो इंफॉर्मेशन है, इसकी इतनी ज़्यादा थी कि इसको डिस्कवर करना ऐसे नामुमकिन था। इस वजह से नेचुरल फ़िलॉसफी को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक फ़िज़िकल साइंस और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है? सबसे पहले तो सवाल उठता है कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बायोलॉजिकल साइंस हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, एनीथिंग दैट कैन हैव लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव स्टडी mammals, if you have study animals, if you have study plants, then you will say that you will studying biological science. For example, study of animals, study of plants, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। ऐसी साइंस जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ें जो लिविंग थिंग्स हों, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब हम चलते हैं फिज़िकल साइंस की तरफ। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड फिज़िकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना कहलाता है फिज़िकल साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेबल, चेयर एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है फ़िज़िकल साइंस। अब फ़िज़िकल साइंस जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि इसको भी हम ऐसे डिस्कवर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से फ़िज़िकल साइंस को भी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला ब्रांच का फ़िज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, इसी तरह जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में आपको पता है हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, तो इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब एस्ट्रोनॉमेंट्स के मुतलिक जो है स्टडी करना, मीन्स
हेवनली बॉडीज़ के मुतालिक स्टडी करना, स्टार्स के मुतालिक, प्लैनेट्स के मुतालिक स्टडी करना, ये सारा आता है एस्ट्रोनॉमी में। लेकिन हमारा जो मेन थीम है, जो पूरा साल हमने पढ़ना है, वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है, फ़िज़िक्स की वैसे तो कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी जो आपके सिलेबस में है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहले मैटर, दूसरा एनर्जी और तीसरा म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि मैस रखती हो और जगह घेरे, जिसका वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैव मैस एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब जो है हम मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो क्या इसने कोई जगह घेरी हुई है? बिल्कुल घेरी हुई है। क्या इसका कोई मैस है? बिल्कुल है। अगर मेजर करें तो इसका मैस भी होगा और इसने जगह भी घेरी हुई है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैटर। और ये मैटर की कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। तो ये होगी मैटर की सॉलिड स्टेट। इसके बाद आ जाती है लिक्विड की बात। अच्छा, लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड जो है वो जगह घेरता है? और क्या इसका मैस होता है? बिल्कुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी ग्लास है, ठीक है, आपने उसमें वाटर फिल किया है, तो क्या उस वाटर का कोई मैस होगा? बिल्कुल होगा। और उसने क्या वॉल्यूम, ग्लास में कितना वॉल्यूम घेरा हुआ है, ये भी हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये लिक्विड की एग्ज़ाम्पल। इसी तरह अगर हम देखें गैस को, तो गैस में फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें कि मेरे हाथ पे, अब हमारे अराउंड जो है एयर तो होती है, लेकिन अगर हम देखें कि मेरे हाथ पे कुछ है, नहीं है, लेकिन हमारे हर जगह पे जो है वो एयर एग्जिस्ट कर रही है। हमारे इर्द गिर्द जो है वो एयर होती है, लेकिन उसका मैस इतना कम होता है, उसका वॉल्यूम इतना कम होता है कि हम उसका मैस इतना कम होता है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा कम होता है कि हम फील करते हैं कि ना तो जो है गैस का मैस होता है और ना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप जाते हैं गैस फिल करवाने सिलेंडर में, ठीक है। अब ये तो नहीं कि आप सिलेंडर में जितनी मर्ज़ी चाहें गैस भरवाई जाएँ और जो है वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई ना करें। एक टाइम आता है कि जब आप जो है गैस में ज़्यादा सिलेंडर में ज़्यादा गैस फिल करवाएंगे तो वो सिलेंडर फट जाएगा। वो फटेगा क्यों? इसी वजह से, क्योंकि वो सिलेंडर का जो पूरा वॉल्यूम था वो गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। अब उसमें मज़ीद गैस हम ऐड नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है कि गैस जो है वो भी वॉल्यूम रखती है और गैस का भी मैस होता है। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके बाद है एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम देखें जो लाइट है, लाइट जो है क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? नहीं कर रही। क्या लाइट का कोई मैस होता है? बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि सनलाइट है, क्या सनलाइट का कोई मैस होता है? या जो है उसका कोई वॉल्यूम होता है? नहीं होता। वो चीज़ जो ना तो, यानी कि एनर्जी जो है वो मैस से डिफरेंट है। एनर्जी जो है ना तो मैस होता है एनर्जी का, और ना ही एनर्जी जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अब मैं बोल रही हूँ
तो क्या मैं जब बोली जाऊँगी मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बोली जाऊँगी तो क्या मेरे बोलने से जो है ये रूम जो है ये इतना भर जाएगा कि एक टाइम आएगा कि फट जाएगा मेरी आवाज़ की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो होती है उसका ना तो मैस होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। इसी तरह हीट और लाइट, साउंड, इसकी जो हैं एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है। अब आ जाती है इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप की बारी। जैसे कि हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर को भी हमने पढ़ लिया, एनर्जी को भी पढ़ लिया। अब हम इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। देखें, म्यूचुअल रिलेशनशिप में ना मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी एटॉमिक बॉम्ब की। एटॉमिक बॉम्ब। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं जो एटॉमिक बॉम्ब है ये जो है यूरेनियम से बना होता है। तो जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, लेकिन जो है यूरेनियम तो एक सॉलिड है, वो तो एक मैटर है, लेकिन जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है कि मैटर और एनर्जी में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। जैसे कि इसमें एटॉमिक बॉम्ब में जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जब वो एक्सप्लोड होता है तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर और एनर्जी में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो इसमें जो है यूरेनियम एक मैटर है और जब वो एक्सप्लोड करता है तो उसकी एनर्जी किस में चेंज होती है? हीट एनर्जी में। उसका जो मतलब है वो मैटर है, लेकिन वो बाद में जब एक्सप्लोड करता है तो वो एनर्जी में चेंज हो रहा है। इट मीन्स डैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर्स, लेकिन वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये बताना ज़रूरी था। इसको हम कहते हैं मैटर और एनर्जी का म्यूचुअल रिलेशनशिप। आई होप आपको जो है ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।